मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माई सेल्फ जसवंत कुमार मैसूरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था बोर मॉडल के बारे में। उसके अंदर हमने बोर मॉडल के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी को डिफाइन किया था, और उसके बाद हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है जो हमारा बोर मॉडल था उसकी कुछ लिमिटेशंस है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स, या हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बोर मॉडल की जो कमियां हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा सॉल्व हो जाती है। तो शुरुआत हम करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। लिमिटेशंस के अंदर सबसे फर्स्ट है कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। तो कल ही हमने बात की थी, जो हमारा बोर मॉडल होता है वो किसके ऊपर होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, यानी कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। फिर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एमवीआर जो होता है वो NH/2π के इक्वल क्यों होता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो। जब इसे पूछा गया कि आपने एंगुलर मोमेंटम को NH/2π के इक्वल क्यों किया है, तो क्या पता नहीं, बस मुझे कैलकुलेशन में मिल गया और मैंने कर दिया। फिर थर्ड है हमारा, इसने एक्सप्लेन नहीं किया किसके बारे में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स और क्वांटम प्रिंसिपल। इसने क्या किया कि जो क्वांटम जो प्रिंसिपल है उसके साथ फंडामेंटल प्रिंसिपल को ऐड कर दिया, जबकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं, ये बाकी वाले सोचते थे, लेकिन इसने इसको कंबाइन कर लिया। अब जब इससे पूछा गया कि आपने इन दोनों को क्यों एक साथ लिया, तो गए नो आइडिया। फोर्थ है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रा लाइंस को शो नहीं कर पाया। ठीक है, इन स्पेक्ट्रा को ये शो नहीं कर पाया। फोर्थ है, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा लाइंस डिवाइडिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जीमान इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी कि स्टार्क इफेक्ट। जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जीमान इफेक्ट शो करती है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये स्टार्क इफेक्ट शो करती है, उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर मॉडल। फिर कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड। इन सब के बावजूद हम पढ़ क्या रहे थे, केमिकल बॉन्ड के बारे में। अब ये केमिकल बॉन्ड के बीच के अंदर उस बॉन्ड को ही नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो ये मॉडल भी कैसा हो गया, थोड़ा फेल हो गया। कुछ सही था, कुछ गलत था। इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल, क्वांटम मॉडल में सबसे फर्स्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, द्रव्य का द्वैत व्यवहार, ये दिया था बाय डी ब्रोगली 1920। क्या था, डी ब्रोगली ने बोला कि जिस टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर ड्यूअल नेचर शो करता है, वैसे की वैसा ही मैटर यानी कि जो द्रव्य है वो भी कैसा शो करेगा, ड्यूअल नेचर शो करेगा। ठीक है, और इसके अंदर इसने फॉर्मूला दिया कि जो लैम्डा होती है वो H/P के इक्वल होती है, और ये जो होता है H और P हम जानते हैं, जो मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, m/v के। तो इसने एक रिलेशन दिया कि जो लैम्डा होती है और मोमेंटम है, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया, वो किसके इक्वल होता है, लैम्डा इज इक्वल टू H/P, और वो किसके इक्वल होता है, H/mv। इस mv के अंदर उसने क्या देखा कि जो माइक्रो स्ट्रक्चर होती है, माइक्रो स्कोपिक स्ट्रक्चर, जब उसको अगर
मोशन में अगर वो जा रहा है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वगैरह वगैरह, अगर वो मोशन करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ मास होगा और h तो हमारा फिक्स है ही, तो उनकी क्या आ जाएगी, लैम्डा। अब इनका जो मास होता है वो क्या होता है, लेस होता है। मास लेस होने से जो लैम्डा होगी वो क्या हो जाएगी, इनकी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन जब मैक्रोस्कोपिक होता है मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका जो मास होता है वो क्या होता है, ज्यादा। अब मास ज्यादा है तो उसका जो लैम्डा होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि उसका जो लैम्डा होता है वो कम होता है। इसीलिए ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं और यही सोच करके बोर मॉडल ने एक्सप्लेन किया था सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। उसने हैवी मैटर को इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है। कारण क्या था, क्योंकि उसको हैवी मैटर की जो लैम्डा है वही उसे नहीं मिली, क्योंकि उसका मास क्या होता है, बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन -19। और अगर हम मैटर की बात करें तो 1 kg 2 kg एक्सेट्रा, तो उनका मास ज्यादा हो जाएगा तो लैम्डा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि प्रत्येक मैटर की कुछ न कुछ वेवलेंथ होती ही है, वो डिपेंड करती है उसके मास पर। अगर वो मास कम है तो वेवलेंथ हमें आसानी से शो हो जाएगी, और अगर मास ज्यादा है तो वो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये किसने बताया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर बाय डी ब्रोगली 1924। उसके बाद आए हाइजेनबर्ग। सेकंड है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। ये क्या करता है कि एट अ फिक्स टाइम we not calculate the position and momentum। ठीक है, हम एक ही टाइम के ऊपर पोजीशन और मोमेंटा को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए इसने एक फॉर्मूला डिराइव किया, वो क्या था, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन 4 ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला। अब देखो जो डेल्टा पी होता है वो क्या होता है, तो डेल्टा एक्स डॉट एम डॉट डेल्टा एम वी ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन 4 ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है। मतलब कि अगर कोई पार्टिकल या कोई, अगर मैं बात करूं कोई मैक्रो या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसके अंदर अगर मोमेंटा है तो हम उसकी पोजीशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, उस कैलकुलेट के अंदर हम उसकी फिक्स पोजीशन को शो ही नहीं कर पाएंगे, और अगर कोई फिक्स पोजीशन पे है तो हम उसकी मोमेंटा को ही शो नहीं कर पाएंगे। तो ये किसने बताया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। यहां पर क्या होता है कि देखो ये जो डेल्टा एक्स है वो क्या होता है, अनसर्टिनिटी ऑफ पोजीशन, और जो हमारा डेल्टा पी होता है
वो क्या होता है, अनसर्टिनिटी ऑफ मोमेंटम, या मोमेंटम के अंदर अनिश्चितता यानी कि वेरिएशन है। ठीक है, अब मैं अगर इसकी बात करूं कि इसका क्या फीचर है, क्या है वो देख लो। रन आउट फॉर फिक्स पाथ एंड फिक्स पाथ को, अगर मैं बात करूं फिक्स पाथ को, ये क्या करता है, रोल आउट करता है रूल आउट फॉर फिक्स पाथ फॉर पार्टिकल्स के फिक्स पाथ को ये क्या करता है, खारिज करता है। ऐसा नहीं है कि जो पार्टिकल है वो फिक्स पाथ के आसपास ही होता है, इसके कहने का मतलब नहीं है। अगर वो फिक्स पाथ पर होगा तो उसका हम मोमेंटा ही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो बोर मॉडल के अंदर हम देख रहे थे रेडियस, और अगर मैं बात करूं हमारी v यानी वेलोसिटी की, तो हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये क्या करता है, ओनली एप्लीकेबल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर नॉट वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, जबकि माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशन में ये काम नहीं आता है, क्योंकि उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बताया था हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के अंदर। उसके बाद हम क्वांटम मैकेनिक्स को अब देखेंगे इसके अंदर कि वो कैसे यूज की गई। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो क्वांटम मॉडल है, क्वांटम एटॉमिक मॉडल, तो ये जो क्वांटम है ये क्या होता है, पहले तो वो बात अगर हम करें तो क्वांटम जो होता है एक थ्योरेटिकल स्टडी होती है जिसके अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दोनों को ही कैलकुलेट किया जाता है, उनकी थ्योरेटिकल यानी कि उनकी अगर मैं बात करूं पोजीशंस और मोमेंटा को लेकर। और ये का ये अगर हम सेम किसके ऊपर अप्लाई करें, जब हम मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, व्हेन applied on macroscopic structure, results are same as क्लासिकल फिजिक्स। जो रिजल्ट होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के इक्वल होते हैं। इसके अंदर एक श्रोडिंगर इक्वेशन दी गई, SC श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या कहती है कि जो H बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये इक्वेशन दी गई। इस इक्वेशन के अंदर जो ये H बार होता है वो क्या होता है, हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। साई जो होता है वो हमारा क्या होता है, वेव फंक्शन। और जो हमारा E जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी। ठीक है,
तो क्या बताया गया कि जो क्लासिकल फिजिक्स है उसी के टाइप में ये होता है। अब यहां पर ये साई क्या है, वो क्या है, हमारा वेव फंक्शन है। जिस टाइप के अंदर हम क्लासिकल फिजिक्स के अंदर म्यू लेते थे, तो और क्वांटम फिजिक्स के अंदर में इसे क्या लेते हैं, साई की फॉर्म में सोल्व करते हैं। तो ये तो था हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहले तो वो देख लो। This model applied for both macroscopic and microscopic and macroscopic particles। ठीक है, ये जो मॉडल है वो अप्लाइड हाइड्रोजन स्पीशीज एज वेल एज मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इस मॉडल के अंदर अभी हमने h बार साई इज इक्वल टू ई साई की बात की थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो किसी पार्टिकल्स के जो, अगर मैं बात करूं किसी पार्टिकल्स को अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो पार्टिकल यही होगा, उसकी प्रायिकता अगर हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू साई स्क्वायर। साई स्क्वायर के इक्वल होती है। ये थी इसकी फीचर थे। अब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है किसको, बात करूं तो कुड नॉट explain the exact solution of Schrödinger wave equation। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं कर पाता है, ये इसकी एक खास डिमेरिट है। बाकी ये सभी को एक्सप्लेन कर पाता है। जब इसे हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइड ऑन हाइड्रोजन स्पीशीज, इस हाइड्रोजन स्पीशीज पर जब अप्लाई करते हैं तो 3 टाइप के हमें N, L और M। N जो होता है वो हमारा क्या होता है, मेन क्वांटम नंबर। ठीक है, 3 टाइप के क्वांटम नंबर हमें मिलते हैं जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को किसके ऊपर, हाइड्रोजन को। लेकिन ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, ये इसकी कमी है, कुछ ही बता पा रहा है। अब ये जो L होता है ये होता है लैंगीमुथल क्वांटम नंबर, और जो M जो होता है वो हमारा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये 3 तो कहां से आते हैं, अगर मैं बात करूं क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर द्वारा। एक और जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है S, वो होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में ये चारों के चारों ही है। ठीक है, हमें मेन क्वांटम नंबर, एजीमुथल यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, इन चारों को ही डिस्कस करना है।
वो हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए यहीं तक। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।